With the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you Biology class 9th. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 के अंदर जितनी भी चीज़ें थी उनको बहुत डिटेल से डिस्कस किए और लास्ट लेक्चर में हमने सेल थ्योरी के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा कि किन साइंसदानों ने क्या क्या काम किया और हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला। उसको सेल थ्योरी की सूरत में हम लोगों ने पढ़ा और समझा और देखा कि कौन से वो अहम पॉइंट्स हैं जो सारे ऑर्गेनिज्म पे एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि सेल ही वो बुनियादी चीज़ है जो सारे ऑर्गेनिजम्स की बुनियाद बनती है। स्टूडेंट्स, मैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी बात करूंगा आपसे कि जब लेक्चर हो रहा होता है, जब एक चीज़ को समझाया जाता है, तो इस तरह से आप लोगों को इसको सुनना चाहिए कि आप लोगों की मुकम्मल जो आपकी तवज्जो है वो इधर होनी चाहिए वाइट बोर्ड की तरफ, और जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप उसको समझ जाएंगे तो आपको बुक से उसको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी वो आपको कभी भूलेंगी नहीं और याद रहेंगी हमेशा। इसलिए आप लोग सिर्फ कंसंट्रेशन, अगर आप लोग मेरा लेक्चर और वीडियो देख रहे हैं तो इसको टोटल अपनी कंसंट्रेशन इधर वाइट बोर्ड को और मुझे दें। बुक को एक दफ़ा ना देखें, कोई नोट्स आपके पास ना हो, सिर्फ एक दफ़ा जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको गौर से सुने और अपने आप को इस तरफ मुतवज्जह रखें। अगर आपको ये अच्छी तरह चीज़ें समझ आ जाए तो वो आपकी एक बेस बन जाएगी इसमें, ना कि बुक से देख के अगर याद किया जाए तो वो ज़रा मुश्किल होती है बाद में स्टूडेंट्स के लिए। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। सेल थ्योरी के बाद आज हमारा टॉपिक है कि सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। सेलुलर स्ट्रक्चर्स से क्या मुराद कि एक जो सेल है जो एनिमल्स और प्लांट्स की बुनियाद बनाता है, जिससे सारे ऑर्गेनिजम्स जन्म लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो क्या काम कर रही हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं जिससे एक सेल कायम रहता है, उसकी शेप कायम रहती है, उसके फंक्शंस कायम रहते हैं। सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज होती हैं जो मुख्तलिफ काम करती हैं, जिसकी बिना पे एक सेल अपनी सही हालत में कायम होता है। जो फंक्शनिंग यूनिट्स हैं सेल के अंदर उनको हम ऑर्गेनेलीज का नाम देते हैं, और उन ऑर्गेनेलीज के अलावा भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स सेल में मौजूद होते हैं जो सेल की बका का बायस बनते हैं। आज हम लोगों ने ऑर्गेनेलीज नहीं पढ़नी, आज हम लोगों ने वो स्ट्रक्चर पढ़ने हैं जो सेल की शेप को मेंटेन रखते हैं, जिनके मौजूद होने से सेल में रिएक्शंस होते हैं, जो सेल की प्रोटेक्शन में काम आते हैं। आज हम लोगों ने सिर्फ वो स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं सेल के, हम लोगों ने सेल की ऑर्गेनेलीज नहीं पढ़नी, सेल के स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, वो वाले स्ट्रक्चर्स जो सेल की शेप को, सेल के फंक्शंस को, सेल के प्रोटेक्शन को मेंटेन रखते हैं। और एक सेल जो दूसरे सेल से अपना मटेरियल एक्सचेंज करता है वो किस तरह करता है आज हमने देखना है। सेल की जो सबसे आउटर बाउंड्री है वो किस चीज़ से बनी है, इनर बाउंड्री किस चीज़ से बनी है, इंटरनल जो एनवायरनमेंट है सेल का आज हम उसको देखते हैं डिटेल से। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है जो नॉन ऑर्गेनेली पार्ट ऑफ सेल है वो सेल वॉल है। सबसे पहले हम बात सेल की आउटर लेयर से शुरू करते हैं कि आउटर बाउंड्री जो है उसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, जो सबसे आउटर लेयर है सेल की। सेल वॉल का जब एक लफ्ज़ आता है तो हमें ये बात हमारे ज़हन नशीन होनी चाहिए हमें कि हमेशा प्लांट्स की जब बात होगी तो उसमें सेल वॉल का होना लाजमी होगा, लेकिन एनिमल्स और कुछ प्लास्टिड्स ऐसे हैं, कुछ यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती। मेरी बात को गौर से समझ लें कि सेल वॉल एनिमल्स में मौजूद नहीं होती और प्लांट्स के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है ये किस चीज़ से बनती है, सेलुलोज से मिलकर बनती है। ये 2-3 चीज़ें हैं आपकी बुक में कि आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आपको इसकी पहचान हो जाए। फंजाई की सेल वॉल मौजूद होती है और वो किस चीज़ से मिलकर बनती है, ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है, ना सिर्फ इस क्लास में बल्कि हमेशा ये जनरल नॉलेज के लिहाज से भी आपको इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। फंजाई की सेल वॉल मौजूद होती है, प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल मौजूद होती है और प्लांट्स की सेल वॉल मौजूद होती है। इन 3 चीज़ों की सेल वॉल मौजूद होती है और किस चीज़ से बनती है, प्लांट्स की सेल वॉल बनती है सेलुलोज से,
फंजाई की सेल वॉल बनती है काइटिन से और प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल बनती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। ये केमिकल्स हैं, ये शुगर्स हैं जो सेल वॉल की तश्कील करते हैं, सेल वॉल को बनाते हैं। और किन 3 चीज़ों में सेल वॉल पाई जाती है? फंजाई में, प्लांट्स में और प्रोकैरियोट्स के अंदर। एनिमल्स में और कुछ प्रोटिस्टा लाइक ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये बात आपने याद रखनी है। ये पहली बातें हैं चंद जो आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद कुछ अगली चीज़ें देखते हैं। हमने ये बात पढ़ी कि एब्सेंट इन एनिमल्स एंड एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट। कुछ ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो एनिमल्स की तरह हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है जी कि शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, ये 4 चीज़ें हैं जो सेल वॉल एक सेल के अंदरूनी जो एनवायरनमेंट है, जो इंटरनल सारी चीज़ें हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए, सेल की शेप के लिए और सेल की सपोर्ट के लिए क्या काम आती है? सेल वॉल काम आती है। सेल वॉल का क्या फंक्शन है एक सेल की शेप में? कि उसकी शेप को कायम रखती है, स्ट्रेंथन, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। ये 4 चीज़ें, ये 4 फंक्शंस हैं किसके? सेल वॉल के। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं? इंटरनल लिविंग मैटर ऑफ सेल। सेल का जो अंदरूनी हिस्सा है, सेल वॉल के अंदर मौजूद है, उस सारे जो पार्ट है सेल का, सारा अंदरूनी हिस्सा सेल वॉल के अंदर इंटरनल लिविंग मैटर ऑफ सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद बात है कि प्राइमरी वॉल जो है हमारी, अच्छा, तो कुछ प्लांट सेल्स ऐसे हैं जैसा कि जाइलम जो होती है, जिससे वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो वो जो जाइलम के जो सेल्स होते हैं वो उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है कि उनमें 2 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, एक प्राइमरी सेल वॉल और दूसरा सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी मैंने आपको बताया कि लिग्निन पे मुश्तमिल होती है और वो सेल के स्ट्रक्चर को काफ़ी सख्त बनाती है। इसी तरह एक और बात इसमें की गई है कि प्लाज्मोडेस्माटा, ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या चीज़ है? 2 सेल्स जब आपस में मटेरियल्स चेंज करते हैं, वो एक साथ क्योंकि मौजूद होती हैं, सेल्स एडजेसेंट स्ट्रक्चर होता है उनका, बिल्कुल एक साथ मौजूद होते हैं। तो जब उनका मटेरियल एक दूसरे से वो शेयर करते हैं तो जाहिर है सेल वॉल के ज़रिए एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि सेल वॉल ही आउटर पार्ट ऑफ द सेल है। तो सेल वॉल के अंदर कुछ स्मॉल पोर्स मौजूद होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स, जिनको हम प्लाज्मोडेस्माटा का नाम देते हैं, जिसके ज़रिए से सेल्स आपस में मटेरियल की एक्सचेंज करते हैं। मटेरियल एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। मैंने आपको सेल वॉल के तमाम जो अहम पॉइंट्स थे वो समझा दिए। आगे हम देखते हैं कि सेल वॉल के बाद हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, उसके बारे में ज़रा पढ़ते हैं। सेल वॉल को पढ़ने के बाद अब हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, अब इसके बारे में हम लोगों ने देखना है। तो सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल वॉल के बाद सेल में पाया जाता है और इसका एक ख़ास फंक्शन है। पहली बात तो ये कि ये तमाम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। इसका सेल के अंदर होना लाजमी है, ये किसी भी सेल में एब्सेंट नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है ये एवरी काइंड ऑफ सेल, प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो, उनमें पाया जाता है। सबसे मेन जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है, जो आपको ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए, जब भी सेल मेम्ब्रेन की बात आएगी तो एक लफ्ज़ फ़ौरन आपके जहन में आना चाहिए कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात की जा रही है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट एक्ट्स लाइक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि ये सिलेक्टिव मटेरियल को सेल के अंदर एंटर होने देता है और जो सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं उनको बाहर नहीं जाने देता। ये सिलेक्टिव एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है। ये काम किसके जिम्मा है? ये सेल मेम्ब्रेन के। सिलेक्टिव मटेरियल को सेल के अंदर आने देता है। इसको इस वजह से क्या कहा जाता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो ये है
कि ये केमिकल मैसेज को डिटेक्ट करता है। ये बाहर के इन्वायरमेंट में जो कुछ हो रहा होता है, ये इसका काम इस सेल मेम्ब्रेन का उसकी डिटेक्शन होता है। ये केमिकल मैसेज को डिटेक्ट करता है, ये बाहर मौजूद सेल्स की पहचान करता है। जो सेल्स कनेक्ट होना चाह रहे होते हैं किसी एक सेल से, इसका काम उस सेल की पहचान है। ये मैंने लिखा है कि डिटेक्ट केमिकल मैसेजेस एंड अदर सेल्स, एक्ट एज सेमी परमिएबल बैरियर। और इसके बाद जो अगली बात है वो ये कि इस सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट, स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो जब इसको सेल मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए स्टडी किया गया तो देखा गया कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में 3-4 चीज़ें जो कि बहुत अहम मॉलिक्यूल्स हैं वो पाए जाते हैं। वो कौन कौन से? प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इन 3-4 चीज़ों की मौजूदगी की वजह से, कोलेस्ट्रॉल भी इसमें थोड़ा सा मौजूद होता है, इन 3-4 चीज़ों की मौजूदगी की वजह से एक मॉडल दिया गया जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया गया। हम वो उस मॉडल को देखते हैं। वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या था, उसमें क्या बात की गई है और उसमें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इन प्रोडक्ट्स के लिहाज से कैसे डिफाइन किया गया, वो हम उसमें देखते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए स्टडी किया गया तो देखा गया कि उसके अंदर लिपिड्स मौजूद हैं। उन्होंने लेयर्स बनाई हुई हैं। 2 लिपिड की बाय लेयर जो है वो मौजूद है किसमें? सेल मेम्ब्रेन में, और उसके दरमियान में प्रोटीन्स एम्बेडेड है। तो क्या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें बता रहा है कि लिपिड बाय लेयर मौजूद है? डायग्राम बुक में बनी हुई है, अगर आप उसको ज़रा गौर से देखें तो लिपिड बाय लेयर बनी हुई है, एक ऊपर और एक इस तरह नीचे, और उसके दरमियान में 2 स्टैंडिंग प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर मौजूद हैं और साथ ही स्मॉल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उसके दरमियान में जो कोलेस्ट्रॉल को शो कर रहे हैं। तो ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें बताया गया कि प्रोटीन्स आर एम्बेडेड बिटवीन लिपिड बाय लेयर्स, कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट। तो वो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं और इस स्ट्रक्चर को आपने प्रैक्टिस करनी है इसके रजिस्टर पे। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, सेल मेम्ब्रेन का शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको उसकी डायग्रामेटिकली इसको पेपर में प्रेजेंट करना होगा। तो हमारा सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक क्लियर हुआ। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि हम साइटोप्लाज्म उसको देखते हैं कि उसमें किन चीज़ों का जिक्र किया गया। सेल मेम्ब्रेन के बाद हमने जो स्ट्रक्चर डिस्कस करना है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म को हमने समझना है कि साइटोप्लाज्म क्या है। ये सेल में मौजूद सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। हम सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस वक्त कहते हैं जब सेल वॉल एब्सेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन ही द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है तो सेल मेम्ब्रेन जो सबसे आउटर लेयर होती है सेल की, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। ये बात मैंने पहले मिस की थी, अब मैंने बता दी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, मगर सेल मेम्ब्रेन जहाँ पे सबसे आउटर बाउंड्री का किरदार अदा करती है उस टाइम हम उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस हमें पता है कि सेंटर में मौजूद होता है सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। उसका जो इन्वेलप होता है उसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, जो उसकी आउटर बाउंड्री होती है। द मोस्ट आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दरमियान में जो न्यूक्लियस है मौजूद है उसके और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान लिक्विड पाया जाता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और बेसिक फंक्शन साइटोप्लाज्म का क्या है कि ये साइट प्रोवाइड करती है सेल को रिएक्शंस के लिए। जितने भी फंक्शंस सेल के होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ये साइट प्रोवाइड करती है सेल को मुख्तलिफ रिएक्शंस करवाने के लिए। इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट। ये विस्कस कहते हैं गाढ़ा होना, तो ये सेमी विस्कस होता है और सेमी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट कहते हैं जिसमें से लाइट गुजर सके, तो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और सेमी विस्कस होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। साइटोप्लाज्म इस हालत में पाई जाती है। और दूसरी बात ये कि प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप।
तीसरी बात कि साइट ऑफ रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस जिसको हम कहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में रिएक्शंस होते हैं जिनको हम बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, वो कहाँ पे अक्कर होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके बाद एक और बात है इसमें जो आपकी बुक में लिखी है कि ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक साल्ट्स जो हैं वो इसमें पार्शली डिसॉल्व होते हैं। इसमें प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और मैनी जो इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं वो इसमें पार्शली डिसॉल्व होते हैं इस साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये चंद बातें थी जो साइटोप्लाज्म से रिलेटेड थी। अब हमने तकरीबन मेन पॉइंट्स जो आपकी बुक में दिए गए हैं साइटोप्लाज्म के लिए वो सब डिटेल में पढ़ लिए। एक लास्ट पे इसकी एग्जांपल दी गई है कि फॉर एग्जांपल जो रिएक्शंस होते हैं उसमें एक एग्जांपल दी गई है, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं ग्लूकोज का टूटना रेस्पिरेशन के दौरान सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज का टूटने को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ये रिएक्शन जो एनिमल्स और प्लांट्स में होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर अक्कर होता है। तो ये इसकी एक एग्जांपल आपकी बुक में दी गई। नेक्स्ट हम लास्ट स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि नॉन ऑर्गेनेली कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमारे सेल में पाया जाता है, वो है साइटोस्केलेटन। तो अब हम साइटोस्केलेटन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब एक ऐसा लास्ट स्ट्रक्चर है जो हमें डिस्कस करना है जो नॉन ऑर्गेनेली पार्ट ऑफ सेल है। तो साइटोस्केलेटन जब लफ्ज़ हम जब भी सुने हम जिंदगी में साइटोस्केलेटन, तो हमें इसके नाम से पता चलना चाहिए कि ये स्केलेटन की जहाँ पे बात आ रही है तो सेल की शेप की बात की जा रही है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो सेल में मौजूद है जो सेल की शेप को मेंटेन कर रहा है। सेल की जो शेप है वो किससे रिलेटेड है? डायरेक्टली साइटोस्केलेटन से रिलेटेड है। तो साइटोस्केलेटन जो है इसको हम जो डिफाइन करते हैं वो इस तरह है कि नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स एक स्ट्रक्चर है और एक माइक्रोफिलामेंट्स है, उनका आपस में एक जाल नुमा साख्त जो है वो बिछी हुई है सेल के अंदर, जिनका क्या नाम है? माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने हैं और माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो पैक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने हैं। ये दो बातें आपने याद रखनी है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से और माइक्रोफिलामेंट्स पैक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है इसका क्या काम है कि क्योंकि हमें पता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो ज़रा सख्त किस्म का होता है ये प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो मौजूद हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हैं और इनका काम होता है कि सेल को एक रिजिड स्ट्रक्चर में रखना, उसको सख्त हालत में रखना। ये किसका काम होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। और माइक्रोफिलामेंट्स का क्या काम होता है? जो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं कि अगर सेल को अपनी शेप थोड़ी सी चेंज करनी हो तो वो किसकी मदद से होगी? माइक्रोफिलामेंट्स की मदद से। ये जो दो स्ट्रक्चर हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, ये सिलिया में भी पाए जाते हैं और फ्लैजेलम में भी पाए जाते हैं। ये दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम आगे इनको पढ़ेंगे। ये सेल्स की मूवमेंट के लिए काम आते हैं, सिलिया और फ्लैजेलम। इसके अंदर भी ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इनके सेल्स के अंदर भी। कौन सा? माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स। ये सेल की रिजिडनेस में भी काम आते हैं और उसकी शेप को मेंटेन रखने में भी काम आते हैं। लेकिन अगर सेल को अपनी शेप थोड़ी सी चेंज करनी पड़े तो माइक्रोफिलामेंट्स उसमें अपना किरदार अदा करते हैं। नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं और माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। तो ये था हमारा साइटोस्केलेटन। आज हम लोगों ने अपनी नॉन ऑर्गेनेलिज पार्ट जो भी सेल के होते हैं वो सारे डिटेल में डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपनी ऑर्गेनेलिज को पढ़ेंगे कि सेल के अंदर कौन सी ऑर्गेनेलिज हैं और वो क्या काम कर रही हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।